अस्सलाम वालेकुम जी। ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जिनसे आपकी मुलाकात कभी नहीं होती, बस मैसेजेस ही होते हैं, पैगाम रसानी, लेकिन उसके बावजूद बड़ा एहतराम दिल में पैदा हो जाता है, दोस्ती भी पैदा हो जाती है। तो इसी तरह की एक शख्सियत, पुलिस में बहुत सीनियर ऑफिसर हैं वो, और बहुत नफीस आदमी, पढ़े लिखे, पुलिस में हार्डली मिलते हैं। तो उनसे एक बड़ा अच्छा दोस्ती एहतराम का रिश्ता कायम है, और इत्तेफाक की बात है मुलाकात नहीं है। तो मुझे उन्होंने कल का जो वीलॉग था जो मैंने अपने साथ वाले पार्क में जाके किया, उनका एक मुझे मैसेज आया कि यार ये तुम अच्छी अच्छी लोकेशंस पे जाके वीलॉग करते हो तो मुझे अपने इंग्लैंड के दिन याद आते हैं, ये बड़ा जुल्म है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी बात ये जवाब दिया, मैंने कहा मैं कल भी उसी जगह जाके, बल्कि उससे बेहतर जगहें और ढूंढूंगा ताकि आपको देखकर जो ये तकलीफ होगी तो उससे मुझे ज़रा दोस्तों वाली कमीनी खुशी होगी। तो उन्होंने जवाब लिखा, नहीं, लंबा सारा करके इस तरह नहीं। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल होगा। तो मैं आज वहाँ गया, लेकिन जनाब नेक लोगों की बददुआएं लग जाती हैं। इतनी तेज़ हवा थी वहाँ पे इससे पहले के वीलॉग में कि वो आधा वीलॉग तो मुझे उड़ाना पड़ा कि वो हवा से वो आवाज़ ही समझ नहीं आ रही थी, और बहुत सारी जो फिर वो बहरहाल थोड़ा सा रखा। तो इससे हुआ कि अल्लाह की नेक रूहों को सताने वालों जो है ना जी, उनको फ़ौरन सज़ा मिल जाती है, कुदरत जो है वो आहें सुनती है। और इससे आप इस गरीब की भी किस्मत का अंदाज़ा लगाइए कि हल्की सी एक दोस्त की चुटकी काटने की कोशिश की तो देखें हवा ने आके पकड़ लिया मुझे, और लोग तो दुनिया क्या क्या कर जाती है यार। चले आगे चलते हैं। जो बात उसमें रह गई थी वो मैं यहाँ पे अब कर रहा हूँ दोबारा। वो ये है कि फवाद चौधरी ने जो कल कहा है ना मंसूर खान के प्रोग्राम में, कि वो बड़ा ज़ेर बहस है कि बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फ़ौज के साथ हमारी गलतफहमियाँ हो गई थी, और अगर गलतफहमियाँ ना होती हैं हमारी पैदा तो हम अब आज भी हुकूमत। तो अब इससे समझा जा रहा है कि पता नहीं है वो अमेरिका वाला जो इमरान खान का जो मामला था वो अब पीछे हो गया, और फिर यहीं पे आ गए हैं कि जी मसला तो यहीं का था, अमेरिका तो साजिश, वो तो सारा टाइम फिश है। फवाद चौधरी तो खुद, जैसे मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ, कि एक बहुत ज़हीन आदमी है। वो बिला वजह इस तरह की बात नहीं करते, और बगैर इजाज़त के, बगैर अप्रूवल के, या अब दो ही सूरतें हैं ये बात कहने की, या तो इमरान खान की फरमाइश है कि यार नरेटिव को चेंज करो, तब उन्होंने कहा है, और या फिर ख़ुद उन्होंने अपने तौर पर अभी से अपनी पार्टी को एक दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता दे दिया है कि अगर ये वो ख़त पब्लिक हो गया, यानी वो जो डिप्लोमेटिक केबल है, अगर उसको पब्लिक कर दी तो फिर खाते में क्या रह जाएगा, तो उसका अभी से उन्होंने वो मोड़ दिया है। मतलब मिसाल के तौर पे फवाद जो हैं वो आप जानते हैं कि मैंने उनकी कभी हार्डली को मतलब को तनकीद की होगी। वो एक बहुत सेकुलर, बहुत लिबरल आदमी, बल्कि सेकुलर और लिबरल भी उनके लिए छोटा लफ्ज़ है, वो उससे भी कहीं आगे की चीज़ है। लेकिन ज़ाहिर है कि सियासत में उनका लीडर ही जब मज़हब का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वो भी क्या करें। जिसका मतलब ये है कि अब वो उनको ये रियलाइजेशन आ गई है कि अगर हम जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, अगर वहाँ को एड्रेस करते रहेंगे तो जहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम है वो नज़रअंदाज होगी। तो बेहतर है कि वहाँ पे चीज़ें रिपेयर की जाएं। ये उनकी पॉलिसी अब मुझे लगती है। अच्छा, आगे आए तो मरियम औरंगज़ेब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फिगर्स उन्होंने बताए हैं, ये पीटीआई के हमारे यूथिए जो हैं उनके लिए यकीनन सुकून कल्ब का बायस होंगे कि हेलीकॉप्टर पे आने का जो खर्चा खान साहब का था, सादा जो वो सफ़र करते थे, सादा वज़ीर आज़म, 55 करोड़ रुपए की जो पहले आई थी फिगर सामने कि ये तो सिर्फ 4 साल में हेलीकॉप्टर के यानी पेट्रोल का और उसका ख़र्चा है, लेकिन टोटल मेंटेनेंस अगर डालें तो वो पायलट की साथ में और उसकी जो वेयर एंड टेयर हेलीकॉप्टर का होता है तो उसमें को 98 करोड़ रुपए के सिर्फ आने जाने में, सादगी में ये मामला जो हैं ये हो गए, और इसके सबूत आ जाएंगे। वो एक मेजर साहब जो हैं अदील राजा, रिटायर्ड मेजर साहब, जो एक उनको मैंने पहले व्लॉग में भी जिक्र किया था, वो मतलब है कि वो बड़ा ही शोर मचा रहा। लेकिन वो मैं सिर्फ जो चीज़ उसमें मैं सिर्फ इतनी, ये जो यूथिये बहुत जज्बाती हो के इनकलाबी बन रहे हैं ना, वो इस शख्स को देख लें जिस तरह से ये पाकिस्तान से भागा है। जो एक वहाँ पे एहलियात में से एक एहलिया वहाँ बताया जाता है, मतलब है कि वो खरजाती उनका मामला है कि एक उनकी मिसेज हैं वहाँ, उन्होंने ट्विटर पे शो डाल दिया कि उठा के ले गई FIA, और ये हो गया और वो हो गया, और बाद में उनका ट्वीट आया कि वो तो यहाँ खैर वाफियत से पहुँच चुके हैं। ये वही शख्सियत है जो दूसरों को ताना मारती थी जब कोई सहाफ़ी यानी मतीउल्लाह, ये अपना वो असतूर को जब मार पड़ी, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्विटर पर उस वक्त आके इनका मजाक उड़ाया और कहा कि ये तो बाहर असाइलम लेने के लिए झूठे ड्रामे अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, क्योंकि इनको बाहर जाके सियासी पनाह चाहिए होती है, इन्होंने मुल्क से फ़रार होना होता है, इनको वीज़े चाहिए होते हैं। ये सहाफ़ियों को गालियाँ निकाल के तंज़ किया करते थे कि सख्त वक्त में, यानी एक तरफ से इसे कहते हैं एडिंग इंसल्ट टू दी इंजरी, एक तो ज़ख्म ऊपर से नमक, एक तो उसको मार पड़ी है, दूसरा से ये मजाक उड़ाया करते थे। हालात वहाँ अभी सख्त बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान में बिल्कुल भी सख्त नहीं है अभी तो। उसके बावजूद ये
माशाल्लाह खुद फ़ौरन जहाज़ में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच के, और ट्विटर पे उन्होंने जो पैगाम भेजा अपने अकाउंट पे वो ये है कि अगर मेरे घर वालों को कुछ हुआ तो फिर मैं बहुत सी बातें बता दूंगा। ये है भाईजान इनकलाब, आर्टिफिशियल इनकलाब। वो एक बोन चाइना का नहीं होता कप और मग, ये वो वाले इनकलाबी हैं। तो इनके पीछे लग के अगर आप चलना चाहते हैं बाकी यूथियों तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह चलें। वो बहरहाल फरार हो गए हैं पहली फुर्सत में शहजाद अकबर की तरह, यानी वो भाग गए हैं। ये मामला आगे आइए तो गवर्नर पंजाब जो वो चीमा बदनामे ज़माना जो गवर्नर का ओहदा ही जलील कर दिया, हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई गई पिटीशन लेके कि उस्मान बुज़दार जो है, अब देख रहे हैं इनकी हमाकतें, देखें हमाकतें। लाहौर हाई कोर्ट चले गए हैं कि उस्मान बुज़दार का तो इस्तीफ़ा ही मंजूर, वो ठीक नहीं मामला हुआ था, हुकूमत बहाल कर दें। हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए जुर्माना लगा के पिटीशन फारिग की है कि एक तो उठा के फेंका कि ये बकवास उठा के ले जाओ, टाइम ज़ाया करने आ गए हो, 10 लाख रुपए साथ में जुर्माना भी किया। जजेस का ये मूड है, फॉलो कर रहे हैं आप बात, ये मूड है जजेस का। अच्छा, और अब आते हैं जी उस मौजू पे जो मैं अवॉइड कर रहा था बात करने से, लेकिन उससे अब चुप रहने का फ़ायदा कोई नहीं है। दादू में ट्रेजेडी हुई। एक डॉन ने आज एडिटोरियल लिखा है उस पर, एक घर के आग लगी और उसके बाद वो यानी चूल्हे में आग लगी, उसको एक घर को दूसरे 12 घंटे वो आग जलती रही, और उसमें मासूम बच्चे और लोग उसमें 9 के करीब बताया जाता है कि 9 या 10 के करीब हलाकते हैं, और जो शदीद ज़ख्मी हैं उनका भी बचने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो बर्न इंजरीज़ हैं हमारे पास बर्न यूनिट, यानी जिसे कहते हैं ना जो ख़ास बर्न यूनिट होते हैं जो जले हुए लोगों का इलाज करें, वो ना होने के बराबर हैं, मेरा ख्याल है बहुत ही कम है। तो हमारे यहाँ अगर कोई ज़्यादा जल जाए तो वो आप यूँ समझें कि बस फिर बचना मुश्किल है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये। मैं इसलिए खामोश था इस पे बोलने से कि देखें, एक तो है बात कि इसमें जो पहली बात है वो ये ठीक है कि वज़ीर आला सिंध ने उसका नोटिस लिया, वो लोग बेबसी से कॉल्स करते रहे, कोई उनकी मदद को नहीं पहुंचा, 12 घंटे ये ट्रेजेडी जारी रही। सीएम सिंध ने फिर कहीं जाके मुराद अली शाह ने इसका नोटिस लिया, लेकिन तब तक तबाही हो चुकी थी। अच्छा, अब इस बात पे यकीनन बिलावल भुट्टो और ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, ये लोग सब जिम्मेदार हैं इसके, ये बच के नहीं जा सकते इससे, इसमें कोई शक ही नहीं है। दूसरी बात, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये सारे का सारा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को देने से पहले एक बात हमें ये ज़रूर सोच लेनी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात ये होते रहेंगे। ये इससे कोई सीएम ने नोटिस ले लिया, पीएम ने नोटिस ले लिया, ये सब बकवास है। मुकामी हुकूमत, मजबूत मुकामी हुकूमत यानी लोकल गवर्नमेंट, जब तक हम इसको नहीं अपनाएंगे ये ट्रेजेडीज़ होती रहेंगी, क्योंकि ये वज़ीर आला का काम या मुमकिन नहीं है उसके लिए कि वो इतनी आबादी और इतने रकबे के ऊपर हुकूमत आज के दौर में करे, ये मुमकिन नहीं है। लोकल गवर्नमेंट्स होंगी तो वो अपने वसाइल इकट्ठा करके जो ख्याल वो अपने इलाके का लोकल गवर्नमेंट रखेगी, वो दूर बैठी कई 100 मील दूर बैठी हुकूमत नहीं रख सकती, चाहने के बावजूद नहीं रख सकती। हमें चाहिए लोकल गवर्नमेंट। मिसाल के तौर पर अब ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है दादू में जो हुई, मैं इस पर कोई, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हमारे ही मुल्क में यानी एक्स फाटा इलाके में चले जाएं, कबाली इलाकों में चले जाएं, हत्ता कि मियाँ वाली इलाकों में चले जाएं, पंचायतों के हमारे फैसले उठा के देखें जहाँ पे 2 कबीलों की लड़ाई हुई और उसमें सुलह कराने के लिए वनी कर दी जाती हैं बच्चियाँ, यानी सुलह करने के लिए जो एक आदमी जो यानी समझो कातिल है, तो फैसला ये हुआ कि इस कातिल ने चूँकि हमारे कबीले का बंदा मारा है, लिहाजा इस कातिल की सज़ा अब ये है कि अमन करने की शर्त कि इसकी बहनें या इसकी भतीजियों के रिश्ते 2 या 3 हमें दे दो, तो उसके बाद ये सुलह हो जाएगी। वो जो बच्चियाँ दूसरे दुश्मन कबीले को दी जाती हैं, उन बच्चियों की उम्रें बाज़ औक़ात 9-10 साल भी होती हैं, 8-6 साल भी होती हैं, 10-12-15 साल भी होती हैं, 18 साल भी होती हैं। उनको दे दिया जाता है कि दुश्मनी ख़त्म करने के लिए। वो मासूम बच्चियाँ दुश्मन कबीले के पास जाती हैं, वो उनकी दुल्हन बन के या बहू बन के नहीं जाती, वो उस कत्ल हुए हुए बेटे के कातिल के ख़ानदान की बच्चियाँ इस घर में आती हैं, उनकी ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी की ट्रेड होती है। उन बच्चियों में जो खुश नसीब होती हैं बच्चियाँ, वो बच्चियाँ जब उनको भेजा जाता है तो 2 या 4 दिन बाद उनकी लाश मिल जाती है। उनकी इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उनकी पसलियाँ टूटी होती हैं, कूल्हे टूटे होते हैं, टांगें टूटी होती हैं, ये
कॉलर बोन टूटी होती है, बच्चियाँ 12-10 साल की बच्चियाँ, वो बहुत खुशनसीब होती हैं जो 3-4 दिन या अजियत इंटरनल ब्लीडिंग के साथ मर जाती हैं। बदनसीब बच्चियाँ वो होती हैं जो जिंदा बच जाती हैं और उसके बाद वो एक ऐसे घर में ज़िंदगी गुजारती हैं जहाँ पे कहने को उनकी सास, वो जिस आदमी के साथ दिया जाता है, निकाह किया जाता है, वो आदमी तो खैर जो सलूक करता है वो 3-4 दिन में मार देता है, लेकिन जो बच्चियां बच जाती हैं वो फिर वो शौहर जो सिर्फ कहने को शौहर होता है, बुनियादी तौर पे वो शौहर, उसका बाप, उसके सारे घर वाले मुलाजिम, वो उस बच्ची के साथ जो ज़िंदा बच जाती हैं बदनसीब, उनके साथ जो फिर सलूक होता है वो, यानी जहाँ पे सास और बहू का दुनिया भर में एक रिलेशन मशहूर है। अब आप अंदाज़ा लगा लेंगे एक ऐसी सास मिलेगी एक 10 साल की बच्ची को जिसका बेटा कत्ल किया उसके भाई ने, तो वो औरत फिर उस बच्ची के साथ, यानी उसको ये पता है कि मैंने जितना भी अब बदला इंतकाम लेना है इससे लेना है। तो ये इस तरह के मसाइल। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये ट्रक ड्राइवर हमारे जो 12-12 साल के बच्चों के साथ सफ़र करते हैं वो क्यों करते हैं, इसको हम जानते हैं। ये और इस जैसे सैकड़ों मसाइल मैं आपसे गुजारिश करूं, वीलॉग इस बात पे ख़त्म करता हूं। लोकल गवर्नमेंट, एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट होगी तो ये जो ह्यूमन ट्रेजेडीज़ हैं इसका खात्मा हो जाएगा। यहां हुआ है, इन मुल्कों में हो गया है, बहुत हद तक हो गया, बहुत हद तक हो गया है। ये है मजबूत और संजीदा कोशिश। अगर तो वाकई आप कहते हैं कि इस तरह के वाक़यात से आपका दिल दुखता है तो आज से कंपेन शुरू कर दीजिए लोकल गवर्नमेंट की। ये PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई हो, ये आवाज़ उठानी होगी मुझे और आपको मिलकर कि हमें एक मजबूत मुकामी हुकूमत का इंतज़ाम दो, हमें चाहिए। इसके लिए हमें तगोदो करनी होगी, जद्दोजहद करनी होगी, और वरना फिर अपने दिल को संग कर लें, संग, क्योंकि ये वाक़यात रुक नहीं सकते। ये किसी सूबाई हुकूमत, किसी पार्टी, किसी माशाल्लाह की बस की बात नहीं है। और फौजी हुकूमतों की वैसे ये बात अच्छी रही है, मुझे बड़ा अफसोस है ये बात कहते हुए कि मैं फ़ौजी हुकूमत की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन फ़ौजी हुकूमतों में कम से कम मजबूत मुकामी हुकूमतें, उनका बहुत अच्छा हमेशा काम होता है। बेशक वो इसलिए करते हैं कि उनको लेजिटिमेसी चाहिए होती है, लेकिन करते तो हैं। काश कि हमारी जमहूरी पार्टीज़ और हुकूमत, ये मजबूत मुकामी हुकूमत, ये खुद मजबूत होंगी। पता नहीं ये ताकत को क्यों क्रेजी है इतना कि अपने हाथ में रखनी है बस, नीचे कुछ नहीं। शहबाज शरीफ और इस तरह की जो मेंटालिटी होती है, लाइक्स ऑफ शहबाज शरीफ, कि पावर सारी अपने पास रखनी है, नीचे नहीं देना, पता नहीं क्यों ये करते हैं। लोकल गवर्नमेंट हम सबकी इलाज है, इसके अलावा दूसरा इस तरह की ट्रेजेडी से बचने के लिए और कुछ नहीं है। इसकी मज़ीद बरकतें मुकामी हुकूमतों की मैं आपको अगले व्लॉग में या किसी और व्लॉग में बताऊंगा, और आपको समझ आएगी कि मैं क्यों बार बार इसके लिए रोता हूँ, पीटता हूँ। कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं इस लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में जो हमने खुद पे हराम कर रखी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।